Hello everyone, welcome to your support educator. So in this particular lecture, we will discuss about the Indian polity from the Lakshmikant, and it is about the lecture number 3, origin of constitution during crown rule, about 1858 to 1947. हम लोगों ने लास्ट लेक्चर के दौरान अप टू दी 1857 तक देख लिया था. अभी आगे की बात करेंगे इस लेक्चर के दौरान, जिसके अंदर हम लोग बात करेंगे 1858 से लेकर 1947 तक. इज इट क्लियर? सो नाउ लेट अस डिस्कस वन बाय वन. If we talk about the crown rule, it is about 1858 to 1947, जहां पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट लागू किया गया था 1858 के दौरान, जहां पर हम लोगों ने लास्ट लेक्चर के अंदर बात करा था रिवोल्ट ऑफ 1857 के बारे में. ईस्ट इंडिया कंपनी, उसके बाद 1857 का जब भी रिवोल्ट हुआ तो पूरा का पूरा जो यहाँ पर दारोमदार जो लिया गया वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के थ्रू लिया गया, और बाद में कहा गया कि सारा का सारा जो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है वो 1858 के तहत होगा. सो फर्स्ट इंडिपेंडेंस वॉर जो हुई, जिसके अंदर हम लोगों ने बात किया था मंगल पांडे जी के बारे में, सो इट इज ऑल्सो कॉल्ड दी सिपोई मुटिनी और द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, वी कैन से दैट. ओके, एक्ट फॉर द गुड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, तो यहाँ पर कहा गया कि ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है वो सारा का सारा चीजें जो है अपना मैनेजमेंट जो है वो संभालेंगे, और यहाँ पर एक तरीके से हमें लॉलीपॉप ही दिया गया था कि हमें एक दिलासे में रखा गया कि हमारी बारे में अभी ब्रिटिश गवर्नमेंट सोचेगी कि ना कि ईस्ट इंडिया कंपनी. तो सारा का सारा यहाँ पर मैनेजमेंट अभी क्राउन रूल के पास चला गया और क्राउन के पास चला गया, और वो हमारे बारे में यहाँ पर सारी चीजें डिसाइड करेंगे. सो ट्रांसफर द पावर ऑफ द गवर्नमेंट टेरिटरीज एंड रेवेन्यूज टू द ब्रिटिश क्राउन. तो पहले कौन डिसाइड करता था? ईस्ट इंडिया कंपनी डिसाइड करती थी. फिर बाद में सारा का सारा ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास पावर चले गए, टेरिटरीज के पावर भी ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास चले गए, और रिवेन्यू कलेक्शन के पावर्स भी ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास चले गए. सो वी कैन से दैट इट इज अबाउट द ब्रिटिश क्राउन. ओके, अगर हम उसके फीचर्स के बारे में बात करें तो यहाँ पर इंडिया टू बी गवर्न बाय एंड इन द नेम ऑफ हर मैजेस्टी. तो कौन से नाम से उसको एड्रेस किया जाता था? हर मैजिस्ट्रेट के नाम से एड्रेस किया जाता था. और जब भी यहाँ पर गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया था, उसको बाद में यहाँ पर उपाधि दी गई थी, वाइसरॉय ऑफ इंडिया की उपाधि दी गई थी. इज इट क्लियर? और यहाँ पर आप लोगों को ये नाम याद रखना है, फर्स्ट वाइसरॉय वाज द डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द ब्रिटिश क्राउन रूल इन इंडिया. उसका नाम था लॉर्ड कैनिंग. इज इट क्लियर? और उन्होंने ही यहाँ पर आकर पूरा का पूरा रिप्रेजेंटेशन जो था उसके एक रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर काम किया. उनका नाम था लॉर्ड कैनिंग. यहाँ पर अगर हम लोग बात करें कि एंडेड सिस्टम ऑफ डबल गवर्नमेंट बाय अबोलिशिंग बोर्ड ऑफ कंट्रोल, तो हम लोगों ने बताया था कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल था और बाद में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स भी था. ठीक है, तो वो एबोलिश कर दिया गया और यहाँ पर डबल गवर्नमेंट की जो सिस्टम थी उसका अंत आ गया. इज इट क्लियर? सो फिफ्थ फीचर के बारे में अगर हम लोग बात करें तो न्यू ऑफिस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया, कंप्लीट अथॉरिटी ओवर इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन, उसके बारे में बातचीत की गई. और साथ ही साथ यहाँ पर ब्रिटिश कैबिनेट से नए मेंबर्स आए जो एक ब्रिटिश पार्लियामेंट के तौर पर वो रिस्पॉन्सिबल होंगे, और उसी चीज को कहा गया एडवाइजरी बॉडी के नाम से जाना भी गया. ओके, एंड सेक्रेटरी ऑफ स्टेट वाज मेड द चेयरमैन ऑफ द काउंसिल. तो यहाँ पर जो काउंसिल के चेयरमैन है उसी के थ्रू यहाँ पर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को बनाया गया था. सो दिस इज अबाउट द क्राउन रूल एंड इट इज अबाउट द फीचर्स. अगर हम लोग आगे बात करें कि इंडियन काउंसिल्स एक्ट ऑफ 1861 आया, उसके बाद 1892 आया और 1909 आया. लेट अस टॉक अबाउट फीचर्स ऑफ द एक्ट ऑफ 1861. तो यहां पर कहा गया कि बीइंग ऑफ रिप्रेजेंटेटिव इंस्टीट्यूशन बाय एसोसिएटिंग इंडियंस, जिसके अंदर वाइसरॉय शुड नॉमिनेट सम इंडियंस एज नॉन ऑफिशियल मेंबर. जी हाँ, तो यहाँ पर वाइसरॉय जो है हम इंडियंस को एक नॉन ऑफिशियल मेंबर के तौर पर वो नॉमिनेट करेंगे. और यहाँ पर दूसरी चीज ये आई कि हमारा कुछ पोर्शन हमको इंक्लूड कर दिया गया, इंडियंस को कुछ चीजों में इंक्लूड कर दिया गया था. अगर हम लोग बात करें 1862 के बारे में यानी कि 1862 के बारे में, सो लॉर्ड कैनिंग नॉमिनेटेड 3 इंडियंस टू हिज लेजिस्लेटिव काउंसिल. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल? लेजिस्लेटिव काउंसिल यानी कि वो क्या करेंगे, कायदे कानून बना सकते हैं. ठीक है, तो जिसके अंदर राजा ऑफ बनारस एंड महाराजा ऑफ पटियाला एंड श्री दिनकर राव को शामिल किया गया था.
था। अगर हम लोग बात करें, पहले तो क्या था कि डिसेंट्रलाइज, मतलब इसका मतलब क्या था कि यहाँ पर सेंट्रलाइजेशन के तौर पर सारी की सारी चीजें ईस्ट इंडिया कंपनी संभालती थी। बॉम्बे, मद्रास उसके अंदर, ठीक है, और बंगाल के अंदर तो उनकी 3 प्रोविंसेस थी। पर अगर हम लोग बात करें डिसेंट्रलाइजेशन बाय द रिस्टोरिंग द लेजिस्लेटिव पावर्स टू द बॉम्बे एंड मद्रास प्रेसिडेंसीज, तो बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसीज के जो लेजिस्लेटिव पावर है उसको डिसेंट्रलाइज कर दिया गया कि वहां पर जो उनके जो लोग हैं वो एक हद तक चीजों को संभाल पाए। इस दैट इज कॉल्ड द डिसेंट्रलाइजेशन। ओके, अगर वहां पर वापस से सेंट्रलाइजेशन टेंडेंसी वो स्टार्ट करते हैं तो कौन सी एक्ट से स्टार्ट हुई थी? रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773, ठीक है। सो रिवर्स द सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी दैट स्टार्टेड फ्रॉम द रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। अगर हम लोग बात करें चार्टर एक्ट ऑफ 1833 के बारे में, तो गाइस पहले भी आप लोगों को मैंने बताया था कि चार्टर एक्ट जो है कितने सालों में चेंज होता है? हर 20 सालों में चेंज होता ही रहता है, ठीक है। सो बाद में चार्टर एक्ट ऑफ 1833 आया, उसके बाद यहाँ पर लेजिस्लेटिव डिवोल्यूशन रिजल्टेड ऑलमोस्ट कंप्लीट इंटरनल ऑटोनॉमी टू द प्रोविंसेस इन 1937, ठीक है। पर यहाँ पर एक चीज याद रखनी है, NWFP नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस और नई लेजिस्लेटिव काउंसिल बनी बंगाल के लिए, उनका भी एस्टेब्लिशमेंट किया गया और साथ ही साथ पंजाब के अंदर भी यहाँ पर एस्टेब्लिशमेंट हुआ। और ये सारा का सारा एस्टेब्लिशमेंट जनरली 1862, 1866 और 1897 के दौरान हुआ था। अगर हम लोग बात करें पोर्टफोलियो सिस्टम के बारे में, तो यहाँ पर लॉर्ड कैनिंग ने 1859 के अंदर कौन सी सिस्टम इजाद की, जिनका नाम था पोर्टफोलियो सिस्टम। ओके, सो गेव अ रिकॉग्निशन टू द पोर्टफोलियो सिस्टम इंट्रोड्यूस्ड बाय लॉर्ड कैनिंग इन 1859। यहाँ पर अगर हम लोग बात करें ऑर्डिनेंस के बारे में, तो ऑर्डिनेंस कौन इश्यू कर सकता है? एक तो राज्यपाल, दूसरे राष्ट्रपति यानी कि प्रेसिडेंट साहब और गवर्नर साहब इस ऑर्डिनेंस को इश्यू कर सकते हैं। उसी तरीके से यहाँ पर वाइसरॉय टू इश्यू ऑर्डिनेंस विदाउट द कंकरेंस ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल ड्यूरिंग एन इमरजेंसी लाइफ ऑफ सच एन ऑर्डिनेंस वाज 6 मंथ, ठीक है। तो 6 महीने का यहाँ पर टेन्योर दिया गया था रिगार्डिंग दिस पर्टिकुलर ऑर्डिनेंस। इज इट क्लियर? तो गाइज यहाँ पर आप लोगों को फीचर्स में याद रखना है कि यहाँ पर लॉर्ड कैनिंग साहब जो थे वो उन्होंने यहाँ पर जो लेजिस्लेटिव काउंसिल जो थी उन्होंने यहाँ पर इंडियंस को शामिल किया। चार्टर एक्ट के बारे में जानना है, और बाद में बॉम्बे मद्रास प्रेसिडेंसीज जो थी उसके अंदर डिसेंट्रलाइजेशन प्रोसेस को अप्लाई किया गया था। और पोर्टफोलियो सिस्टम इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो लॉर्ड कैनिंग ने इजाद करी थी 1859 के दौरान। आगे बात करते हैं, अगर हम लोग बात करें फीचर्स ऑफ द एक्ट ऑफ 1892, इज इट क्लियर? सो इंक्रीज द फंक्शन ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल, जहां पर बजट को डिस्कस करने के पावर दिए गए थे हमें, ठीक है। और बाद में सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल बाय द वाइसरॉय on the recommendation of the provincial legislative councils and the Bengal Chamber of Commerce। तो ये सारे के सारे पावर धीरे धीरे हमारे पास आने लगे थे, पर अल्टीमेटली ये सारी की सारी चीजें जो है एज पर द क्राउन रूल ही चल रही है। अगर हम लोग बात करें कि ट्रेड एसोसिएशंस हैं, जमींदार्स हैं, चैम्बर्स है, द डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स है, म्यूनिसिपैलिटीज हैं, तो ये सारे के सारे किसके थ्रू चलते थे? गवर्नर के थ्रू चलते थे। इज इट क्लियर? So that of the provincial legislative council by the governors on the recommendation of the district boards, municipalities, universities, trade association, zamindar and chambers also। Okay, अगर आगे बात करें कि the act made a limited and indirect provinces for the use of election in filling up some of the of official seats both in central provinces and the legislative council। इज इट क्लियर? तो दोनों जगह यहाँ पर सेंट्रल और स्टेट के हिसाब से लेजिस्लेटिव काउंसिल बिठाई गई थी। अगर हम लोग बात करें इलेक्शन के बारे में, तो ये जो वर्ड है इलेक्शन, ये इस एक्ट के अंदर यूज नहीं हुआ है, नॉट यूज्ड इन दिस पर्टिकुलर एक्ट ऑल्सो। Okay, so the process was described as a nomination made on the recommendation of the certain bodies। ठीक है, ये चीज याद रखनी है आप लोगों को कि फीचर्स ऑफ द एक्ट ऑफ 1892 के अंदर यहाँ पर जो नॉमिनेशन डिस्क्राइब किया गया था वो कुछ सेंट्रल बॉडीज के या कुछ सर्टेन बॉडीज के रिकमेंडेशन से ये नॉमिनेशन की प्रोसेस बन चुकी थी।
इज इट क्लियर। आगे बात करते हैं फीचर्स ऑफ द एक्ट ऑफ 1909 के बारे में, जिसको हम लोग मोर्ले मिंटो रिफॉर्म्स के नाम से जानते हैं गाइस। इज इट क्लियर। ओके, सो इंक्रीज द साइज ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल, तो बोथ सेंट्रल और स्टेट के अंदर यहाँ पर उसके मेंबर जो है उसकी बढ़ोतरी की गई, 16 से 60 तक पहुंचाया गया, और मेजोरिटी इन द सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल उसको ऑफिशियली रिटेन कर दिया गया, पर अलाउड द प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल टू हैव नॉन ऑफिशियल मेजोरिटी, जिसके अंदर ऑफिशियली मेजोरिटी नहीं थी, नॉन ऑफिशियल मेजोरिटी थी। मेंबर्स वेर अलाउड टू आस्क सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस, तो वहां पर जो भी मेंबर्स रहते थे उसको एक सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस के तौर पर वो पूछ सकते थे, उसको राइट दिया गया था, और वो बजट के बारे में भी रिजोल्यूशन निकाल सकते थे। ठीक है, तो धीरे धीरे ये सारी चीजें हमारे हाथ में आने लगी थी। तो आप देख सकते हैं कि हम लोग अभी 1947 की ओर जा रहे हैं। यहाँ पर सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा बिकम द, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट नेम इन दिस थिंग, कि सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा बिकम द फर्स्ट इंडियन टू ज्वाइन वाइसरॉयज एग्जीक्यूटिव काउंसिल। यहाँ पर वाइसरॉय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल में जो इंडियन को जो चुना गया था जिनका नाम था सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, he was appointed as the law member, okay, and communal representation for Muslims by accepting the concept of separate electorate। तो यहाँ पर मुस्लिम लीग ने एक सेपरेट इलेक्टोरेट की भी मांग करी थी, और मुस्लिम मेंबर were to be elected only by Muslim voters। तो इस तरीके की चीजें वहां पर हुई थी कि मुस्लिम वोटर्स के थ्रू ही मुस्लिम मेंबर का इलेक्शन हो पाएगा। लॉर्ड मिंटे केम टू नोन एज द फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट, ओके, तो ये चीज याद रखना, फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट, जिनका नाम था लॉर्ड मिंटो, और 1909 का जो एक्ट है उसको मोर्ले मिंटो रिफॉर्म्स के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर प्रेसिडेंसीज कॉर्पोरेशन का जो सेपरेट रिप्रेजेंटेशन किया गया था रिगार्डिंग द चैम्बर ऑफ कॉमर्स, यूनिवर्सिटीज और जमींदार के तौर पर यहाँ पर उसको सेपरेट किया गया था। आगे बात करते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1919, okay, so which come into the force in 1921, also known as the Montagu-Chelmsford reforms। तो गाइज यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है, Montagu-Chelmsford reforms जो है वो 1919 के बाद जो 1921 में यहाँ पर लागू किया गया था एक्ट, उसको बोला जाता है, और यहाँ पर मोर्ले मिंटो रिफॉर्म्स है उसको 1909 के तौर पर जाना जाता है। 1917 के दौरान गवर्नमेंट इट्स ऑब्जेक्टिव was the gradual introduction of responsible government in India। उनका ये कहना था 1917 के दौरान कि एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट भारत के अंदर होनी चाहिए, जो यहाँ पर अपने आप से डिसीजन ले सके। और उसके फीचर के तौर पर अगर हम लोग बात करें तो दे सेपरेट दी सेंट्रल एंड प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स, सेंट्रल और स्टेट के प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स को अलग कर दिया गया। ऑथोराइज टू मेक लॉज ऑन द रिस्पेक्टिव लिस्ट ऑफ द सब्जेक्ट्स, यहाँ पर जो कायदे कानून बनते हैं, लॉ बनते हैं, उसकी ऑथराइजेशन रिस्पेक्टफुली दी गई। एंड फर्दर डिवाइडेड द प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स इनटू 2 पार्ट्स, जो ट्रांसफर किया गया और बाद में रिजर्व किया गया। ओके, अगर हम लोग ट्रांसपोर्ट सब्जेक्ट्स के बारे में बात करें, सो इट वेयर टू बी एडमिनिस्ट्रेटेड बाय द गवर्नर। जो ट्रांसफर सब्जेक्ट थे वो गवर्नर के थ्रू एडमिनिस्ट्रेट किए जाते थे, और 8 ऑफ मिनिस्टर्स रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो यहाँ पर लेजिस्लेटिव काउंसिल के अंदर जो मिनिस्टर है वही रिस्पॉन्सिबल कहलाए जाएंगे रिगार्डिंग द ट्रांसफर सब्जेक्ट्स के बारे में। अगर हम लोग रिवाइज सब्जेक्ट्स के, रिजर्व सब्जेक्ट्स के बारे में बात करें, सो ऑन द अदर हैंड वेयर टू बी एडमिनिस्ट्रेटेड बाय द ऑल्सो गवर्नर एंड हिज एग्जीक्यूटिव काउंसिल। ठीक है, तो उनकी जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल और गवर्नर के थ्रू रिजर्व सब्जेक्ट्स को यहाँ पर ऑथोराइज किया गया था। यहाँ पर एक नाम आप लोगों को जानना जरूर है, जिसका नाम है डायआर्की। तो डायआर्की एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है डाई आर्क, मींस यानी कि डबल रूल। ठीक है, सो ड्यूल गवर्नमेंट, वी कैन से आल्सो से दैट ड्यूल स्कीम ऑफ द गवर्नेंस, जिसको हम लोग डायआर्की के नाम से जानते हैं। पहली बार यहाँ पर बाइकैमरलिज्म एंड डायरेक्ट इलेक्शंस हुए कंट्री के अंदर, ये चीज याद रखनी है 1919 के दौरान। एंड इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल was replaced by bicameral legislature, जिसको हम लोग अपर हाउस और उसको साथ ही साथ काउंसिल ऑफ स्टेट के नाम से जानते हैं, और दूसरा लोअर हाउस जिसको हम लोग लेजिस्लेटिव असेंबली के नाम से जानते हैं, जहां पर मेजोरिटी के साथ डायरेक्ट इलेक्शंस किए गए थे। आगे बात करते हैं वाइसरॉयज एग्जीक्यूटिव काउंसिल। सो देयर आर 3 of the 6 members
ऑफ द वाइसरॉयज एग्जीक्यूटिव काउंसिल। तो वाइसरॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल के अंदर 6 में से 3 मेंबर्स थे जो एक इंडियन के तौर पर काम करते थे और इंडियन थे। यहाँ पर कम्युनल रिप्रेजेंटेशन के तौर पर सेपरेट इलेक्टोरेट दिए गए थे, सिख कम्युनिटी, क्रिश्चियन, एंग्लो इंडियन और साथ ही साथ यूरोपियंस। ओके, और बाद में नई ऑफिस क्रिएट की गई थी ऑफ द हाई कमिश्नर ऑफ इंडिया, जो कि एक लंदन में थे, और एस्टेब्लिशमेंट ऑफ पब्लिक सर्विस कमीशन, सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन, वो सेटअप इन 1926। ठीक है, तो सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन का मतलब यूपीएससी आप कह सकते हैं, जो उसका क्लोज जो है यहाँ पर 1926 के दौरान एस्टेब्लिश किया गया एंड सेपरेटेड फॉर द फर्स्ट टाइम प्रोविंशियल बजट फ्रॉम द सेंट्रल बजट। ठीक है, तो यहाँ पर हम उसके बारे में डिस्कस कर सकते हैं। अपॉइंटमेंट ऑफ अ स्टैट्यूटरी कमीशन टू इंक्वायर इनटू एंड रिपोर्ट ऑन इट्स वर्किंग आफ्टर 10 years। Appointment of a statutory commission to inquire into एंड रिपोर्ट ऑन इट्स वर्किंग आफ्टर 10 years। तो यहाँ पर सारा का सारा जो चीज़ें हुआ उसके ऊपर काम करने के बाद 10 साल के दौरान ये चीज़ लागू की गई थी। अब बात करते हैं साइमन कमीशन। यहाँ पर बोला गया है कि 10 साल के बाद दूसरा नया कमीशन आएगा, तो 1919 के अंदर अगर हम एक कमीशन आया हुआ है सपोज, ठीक है, तो 1929 के अंदर आना चाहिए, 1919 से लेकर 1929 तक आना चाहिए, पर 2 साल पहले 2 years बिफोर द स्केड्यूल, ठीक है, तो नवंबर 1927 के अंदर एक कमीशन आ गया, 7 मेंबर्स सर जॉन साइमन टू रिपोर्ट ऑन द कंडीशन ऑफ इंडिया अंडर इट्स न्यू कॉन्स्टिट्यूशन। तो यहाँ पर सर जॉन साइमन ने 7 मेंबर के साथ नए कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में इंडिया की क्या कंडीशन हो सकती है उसकी रिपोर्ट साझा करी एंड ऑल द मेंबर्स ऑफ द कमीशन वेर ब्रिटिश। और सारे के सारे जो कमीशन के अंदर जो मेंबर थे वो कैसे थे, ब्रिटिश थे, और बाकी की सारी पार्टी को बॉयकॉट कर दिया गया। एंड बाद में 1930 के दौरान रिपोर्ट सबमिट की गई और रेकमेंड किया गया कि एबोलिशन ऑफ द डायरकी का एबोलिशन करना जरूरी है। एंड बाद में कमीशन ने यहाँ पर प्रपोजल डाला। प्रपोजल ऑफ दिस कमीशन द ब्रिटिश गवर्नमेंट कन्वेंट 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस बिठाई गई और उसके रिकमेंडेशन के दौरान यहाँ पर कुछ सर्टेन चेंजेस किए गए और बाद में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 लागू किया गया और वी कैन से दैट कि आ गया 1935। अब बात करते हैं कम्युनल अवार्ड्स के बारे में। सो अगस्त 1932 के दौरान रामसे मैकडोनाल्ड ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर जो थे, उन्होंने यहाँ पर एक स्कीम को अनाउंस किया जो यहाँ पर माइनॉरिटीज को रिप्रेजेंट करती थी और उसी चीज को हम लोग कहते हैं कम्युनल अवार्ड। इज ए क्लियर? तो ये अवार्ड ना तो सिर्फ यहाँ एक इलेक्टोरेट को सेपरेट करता है पर उसी चीज को कंटिन्यू भी करता है फॉर द मुस्लिम, सिख एंड इंडियन क्रिश्चियंस, एंग्लो इंडियंस एंड यूरोपियंस, बट ऑल्सो एक्सटेंडेड इट टू द डिप्रेस्ड क्लास। जो डिप्रेस्ड क्लास के जो क्लासेस है जिसको यहाँ पर शेड्यूल कास्ट के तौर पर गिना गया था, उनको यहाँ पर सेपरेट इलेक्टोरेट के तौर पर देखा जाएगा। पर अगर देखा जाए तो हम लोग सिर्फ और सिर्फ हिंदू कम्युनिटी के अंदर यहाँ पर बाकी की जो भी कास्ट है उसको तो अलग नहीं कर सकते। ठीक है, अगर अलग करेंगे तो यहाँ पर वापस से अखंड भारत का कंसेप्ट कैसे यहाँ पर रहेगा। और गांधी जी उस दौरान यहाँ पर डिस्ट्रेस में थे और साथ ही साथ ये येरावाड़ा जेल जो पुणे के अंदर है वो वहां पर थे। ओके, सो गांधी जी वॉज डिस्ट्रेस्ड ओवर दिस अंडरटूक फास्ट ऑन टू डेथ इन येरावाड़ा जेल पुणे टू गेट द अवार्ड मॉडिफाइड। ओके, एंड एट लास्ट there was an agreement between the leaders of the Congress and the depressed classes and the agreement known as the Pune Pact। तो यहाँ पर लाया गया था Pune Pact। Is it clear? So retain the Hindu joint electorate, बाद में यहाँ पर उसको रिटेन कर दिया गया हिंदू joint electorate को and gave reserved seats to the depressed classes और बाद में यहाँ पर एक reserved seats दी गई थी। तो ये सारी की सारी चीजें कम्युनल अवार्ड के दौरान आती हैं जहां पर आप लोगों को अगस्त 1932 के बारे में जानना है, यहाँ पर सेपरेट इलेक्टोरेट के बारे में जानना है और गांधी जी उस दौरान येरावाड़ा जेल पुणे के अंदर थे और यहाँ पर जो पूना पैक्ट हुआ उसके बाद यहाँ पर डिप्रेस्ड क्लासेस को रिजर्व्ड सीट्स दी गई थी। आगे बात करते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के बारे में। गाइस, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्ट, आई वांट टू टेल यू दैट, एंड दिस इज द सेकंड
माइलस्टोन टुवर्ड्स अ कंप्लीटली रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट इन इंडिया, जहां पर अगर देखा जाए सो दिस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट इज वेरी लेंथी, जिसके अंदर 321 सेक्शंस थे और 10 स्केड्यूल्स थे। ओके, और उसके फीचर्स के बारे में अगर हम लोग बातचीत करें, सो ऑल इंडिया फेडरेशन कंसिस्टिंग ऑफ प्रोविंसेस एंड प्रिंसली स्टेट्स एज अ यूनिट। अगर एक्ट डिवाइड किए गए थे और पावर सेंट्रल और यहाँ पर 3 लिस्ट के तौर पर डिवाइड किए गए थे, जिसके अंदर फेडरल लिस्ट, प्रोविंसेस एंड द कॉन्करेंट लिस्ट। इज इट क्लियर? तो फेडरल लिस्ट जो है वो सिर्फ और सिर्फ सेंटर के लिए है, जिसके अंदर 59 आइटम्स हैं। अगर हम लोग प्रोविंशियल लिस्ट के बारे में बात करें तो ये प्रोविंसेस यानी कि स्टेट के हिसाब से, जिसके अंदर 54 आइटम्स हैं। अगर हम लोग कॉन्करेंट यानी कि कॉन्करेंट लिस्ट जो सेंट्रल और स्टेट के बोथ दोनों के बारे में है, उसके अंदर 36 आइटम्स हैं। उसके रिगार्डिंग यहाँ पर पावर्स को डिवाइड किया गया था। रेस्टिट्यूटरी पावर्स वेर गिवन टू द वाइसरॉय। अविशिष्ट पावर, कौन से पावर? अविशिष्ट, अविशिष्ट पावर जो है वो वाइसरॉय को दिए गए थे। और डायआर्की को यहाँ पर प्रोविंसेस के अंदर एबोलिश कर दिया गया और नई चीज लेकर आए जिसका नाम था प्रोविंशियल ऑटोनॉमी। इज इट क्लियर? और बाद में आता है गवर्नर। सो गवर्नर वाज रिक्वायर्ड टू एक्ट एंड एडवाइस ऑफ मिनिस्टर्स रिस्पॉन्सिबल टू प्रोविंशियल लेजिस्लेचर। तो प्रोविंशियल लेजिस्लेचर के लिए जो मिनिस्टर रिस्पॉन्सिबल है, उनको एडवाइस करने के लिए, इस एक्ट के बारे में एडवाइस करने के लिए यहाँ पर गवर्नर जरूरी है। और 1937 के दौरान उसकी इफेक्ट यहाँ पर देखी गई और इट एंड वाज डिसकंटिन्यूड इन 1939। Adoption of diarchy at the center and federal subjects were divided into reserved subjects and transferred the subjects. Is it clear? आगे बात करते हैं। Introduce a bicameralism in 6 out of 11 provinces. लेजिस्लेचर ऑफ बंगाल, जिसके अंदर बंगाल, बॉम्बे, मद्रास, बिहार, असम और यहाँ पर सभी प्रोविंसेस को यूनाइट किया गया और एक बाई कैमरल बनाया गया, जिसको हम लोग कह सकते हैं अपर हाउस फॉर द लेजिस्लेटिव काउंसिल एंड लोअर हाउस फॉर द लेजिस्लेटिव असेंबली। और बाद में इस प्रिंसिपल को एक्सटेंड कर दिया गया और कम्युनल रिप्रेजेंटेशन जो सेपरेट इलेक्टोरेट दिया गया था डिप्रेस क्लासेस को, शेड्यूल क्लासेस को, और उसके साथ साथ वुमन और लेबर जो वर्कर है उनको भी दिया गया था। इट एबोलिश्ड द काउंसिल ऑफ इंडिया, जिन्होंने काउंसिल ऑफ इंडिया को एबोलिश किया, और इट एस्टेब्लिश बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1858। इज इट क्लियर? एंड एस्टेब्लिशमेंट ऑफ रिजर्व बैंक, और उसी दौरान रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का एस्टेब्लिशमेंट किया गया, जो करेंसी और क्रेडिट जो है कंट्री की उसको वो कंट्रोल करेंगे। और उसके बाद यहाँ पर फेडरल, प्रोविंशियल एंड जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन का एस्टेब्लिशमेंट हुआ एंड एस्टेब्लिशमेंट ऑफ फेडरल कोर्ट वो विच वो सेट अप इन 1937। सो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट। यहाँ पर 1937 के दौरान फेडरल कोर्ट का एस्टेब्लिशमेंट भी हो चुका था। आगे बात करते हैं। सो इट इज अबाउट द 1858। ओके, नाउ इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947। अभी बात करते हैं आज़ादी के दौरान की। सो फेब 20 1947 ब्रिटिश पीएम, जिनका नाम था क्लेमेंट एटली, उन्होंने यहाँ पर डिक्लेयर किया कि ब्रिटिश रूल इन इंडिया वुड एंड। अभी यहाँ पर भारत के अंदर ब्रिटिश शासन और या ब्रिटिश रूल खत्म होता है जून 30 1948 से ही, followed by the agitation by the Muslim League demanding partition of the country। तो यहाँ पर मुस्लिम लीग ने यहाँ पर कंट्री का पार्टीशन की बारे में डिमांड करी। और 3 जून 1947 के दौरान ब्रिटिश गवर्नमेंट यहाँ पर क्लियरली कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम करने में लग चुकी एंड इट वाज बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कैन नॉट अप्लाई टू दोज पार्ट्स ऑफ द कंट्री विच वेर अनविलिंग टू एक्सेप्ट इट। बाद में उन्होंने एक्सेप्ट भी कर लिया गया। सेम डे 3 जून 1947 के दौरान माउंट बैटन पुट द फोर्थ पार्टीशन प्लान, और इसी चीज को हम लोग कहते हैं माउंट बैटन प्लान। ओके, एंड दे एक्सेप्टेड बाय द कांग्रेस एंड द मुस्लिम लीग। तो ये जो फोर्थ पार्टीशन प्लान था, जिसको हम लोग माउंट बैटन प्लान के नाम से जानते हैं, वो एक्सेप्ट कर लिया गया कांग्रेस और मुस्लिम लीग के द्वारा। और बाद में इमीडिएट इफेक्ट के तौर पर यहाँ पर प्लान इनेक्ट कर दिया गया और उसी एक्ट के तहत यहाँ पर इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 लागू कर दिया गया।
अगर हम उसके फीचर के बारे में बात करें, सो ब्रिटिश रूल यहाँ पर खत्म हो चुका एंड डिक्लेयर्ड इंडिया एज ए इंडिपेंडेंट एंड सोवरन। सोवरन का मतलब यहाँ पर क्या होता है कि वो खुद से लॉ बना सकते हैं, खुद से स्वतंत्रता के तौर पर वो डिसीजन ले सकते हैं, उसको ब्रिटिश गवर्नमेंट को अभी कुछ भी चीजें पूछने की जरूरत नहीं है। सो स्टेट फ्रॉम द अगस्त 15 1947, पार्टीशन ऑफ इंडिया एंड क्रिएशन ऑफ टू इंडिपेंडेंट डोमिनियंस ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान। तो यहाँ पर 15 अगस्त 1947 के दौरान ही यहाँ पर दो मुल्क सामने है, जिसका नाम था भारत और एक दूसरा है पाकिस्तान। यहाँ पर और वाइसरॉय की जो ऑफिस है उसको एबोलिश कर दिया गया और पूरा का पूरा जो पावर है उसको बाद में प्रोवाइड कर दिया गया। गवर्नर जनरल टू बी अपॉइंटेड बाय द ब्रिटिश किंग ऑन द एडवाइस ऑफ द डोमिनियन कैबिनेट एंड एम्पावर्ड द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबलीज, जो टू डोमिनियंसीज के तौर पर फ्रेम होगी और यहाँ पर उन्होंने एक पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो एडॉप्ट कर लिया गया। इज इट क्लियर? सो दिस इज अबाउट द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947। अगर यहाँ पर देखा जाए तो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की ऑफिस को एबोलिश कर दिया गया भारत के अंदर एंड फॉर द इंडिया, एंड दे आल्सो ट्रांसफर्ड हिज फंक्शंस, जिसको सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के जो फंक्शंस है रिगार्डिंग द कॉमनवेल्थ अफेयर्स के रिगार्डिंग उसको ट्रांसफर कर दिया गया। भारत की जो प्रिंसली स्टेट्स हैं either to join the dominion of India or dominion of Pakistan or to remain independent, उसकी यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं कि आप भारत ज्वाइन कर सकते हैं, पाकिस्तान ज्वाइन कर सकते हैं, या तो आप कोई भी ना ज्वाइन करें, आप फ्रीडमली आप वर्कआउट कर सकते हैं। एंड डिप्राइव्ड ब्रिटिश मोनार्क टू हिज राइट टू वीटो बिल्स, जिसके अंदर यहाँ पर राइट जो है वो रिवाइज किए गए फॉर द गवर्नर ऑफ जनरल के लिए, एंड गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया एंड प्रोविंशियल गवर्नर्स एज कॉन्स्टिट्यूशनल हेड्स ऑफ द स्टेट, ऐसा डिक्लेयर किया गया था। सो यहाँ पर गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया तो अभी उस प्रोविंशियल ऑफ गवर्नर वो एक बनाया गया था। Discontinued the appointment of the civil services and reservation of post by Secretary of State of for India, तो जहां पर सिविल सर्विसेज और पोस्ट रिजर्वेशन के बारे में भी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो भारत के अंदर है या भारत के लिए है उसके थ्रू यहाँ पर डिसकंटिन्यू कर दिया गया था। सिविल सर्विसेज अपॉइंटेड बिफोर अगस्त 1947, 15th August 1947 would continue to enjoy all benefits that they were entitled to till that time. Is it clear? So midnight 14-15 August 1947 के दौरान यहाँ पर पावर और ट्रांसफर किए गए और ब्रिटिश रूल का यहाँ पर अंत आने लगा एंड टू न्यू इंडिपेंडेंट डोमिनियंस बने, एक तो है भारत और दूसरा है पाकिस्तान। लॉर्ड माउंटबेटन बिकम द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ द न्यू डोमिनियन ऑफ इंडिया, उनको ये चीज याद रखनी है। लॉर्ड माउंटबेटन भारत के पहले फर्स्ट गवर्नर जनरल बने एंड आफ्टर दैट ही स्वॉर इन जवाहरलाल नेहरू एज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। ये चीज याद रखनी है आप लोगों को। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो भारत के लिए फॉर्म हुई थी 1946 के दौरान, बाद में बिकम दी पार्लियामेंट, और यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ही इसको बाद में बनाया गया था पार्लियामेंट और भारत के डोमिनियन के तहत बनाया गया था। इज इट क्लियर? सो दिस इज अबाउट द 1946। If you are preparing for a defense and UPSC examination like the Combined Defense Services, Air Force Command Admission Test, NDA, Indian Navy INET, Air Force Group X and Y, Army UPSC Civil Services examination, and if you are also preparing for the banking examination like the IBPS clerk, IBPS PO, IBPS RRB, SBI clerk, SBI PO, ARBI grade B. So don't worry, Yes Sambat Educator is here, and if you are also preparing for IIT JEE NEET and examinations, so we have online and offline platform also here. So what are you waiting for, guys? Just enroll now and call now on 9408742210. You can also follow me on Instagram, YouTube and in the Facebook. So we will meet in our next lecture. Jai Hind, guys, and we will see you.